कहानी का शीर्षक अवहेलना। अनीस की मृत्यु के बाद सुमेधा और उसके 8 साल के बच्चे अंश का स्थिति दिन व दिन बद से बदतर होते जा रहा था। ससुराल में उसकी स्थिति बहुरानी से नौकरानी वाली हो गई थी। उसकी सास और देवरानी उसका जीना दुर्लभ कर दी थी। पहले अंश जो मांगता था उसकी इच्छा तुरंत पूरा हो जाता था, परंतु अनीस के जाने के बाद खिलौना तो दूर, कॉपी किताब और स्कूल की फीस के लिए भी सुमेधा को अपने ससुर और देवर से मिन्नतें करना पड़ता था। कभी कभी सुमेधा सोचती कि जितना घर का काम यहाँ करती है उतना किसी दूसरे के घर में करती तो पेट भर खाना भी मिलता और अंश के लिए भी उसे कुछ सोचना नहीं पड़ता। जब तक अनीस था तब तक अंश उस घर का पोता था, लेकिन अनीस के जाने के बाद वह सिर्फ सुमेधा का बेटा बनकर रह गया था। सुबह से अनीस की माँ का ताना देना शुरू हो जाता। दोनों माँ बेटा मिलकर मेरा बेटा को खा गई, अब क्या सब लोग को खाकर ही दम लोगी? सुमेधा क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपने माँ पिताजी को हजारों बार अपनी स्थिति बता चुकी थी, लेकिन उसके माँ पिताजी उसे ही समझाते कि आखिर अंश उस घर का वारिस है। एक बार घर छोड़कर आ गई तो फिर वहाँ से अंश को कुछ भी नहीं मिलेगा। सुमेधा कुछ नहीं बोलती। घर का हर छोटा काम सभी लोग अंश से ही करवाते। घर में और भी बच्चे थे, परंतु वे लोग कुछ भी नहीं करते। अंश धीरे धीरे पढ़ाई में कमज़ोर होने लगा था। उसके स्कूल से अक्सर उसके टीचर का फ़ोन आता, अंश होमवर्क करके नहीं आता, उसके परीक्षा में नंबर कम आ रहे हैं। क्लास में प्रथम आने वाला बच्चा पिछड़ते जा रहा था। सबका कारण जानते हुए भी सुमेधा कुछ नहीं बोल पाती और मुंह खोलती तो सीधा जवाब मिलता, दोनों को पाले भी हम लोग और सुने भी हम ही लोग। अनीस शादी के पहले से ही सरकारी नौकरी करता था, इसलिए हर जगह माँ का नाम ही दिया हुआ था। सुमेधा कई बार अनीस से बोल चुकी थी नाम बदलवाने को, लेकिन अनीस कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। वह अक्सर बोलता, अच्छा बदलवाएंगे ना, यह कहकर अक्सर टाल जाता था। इसलिए अनीस के ऑफिस से जो रुपया पैसा मिला सब माँ के अकाउंट में आया था। सुमेधा के माता पिता 1-2 बार जिक्र किए थे, परंतु अनीस की माँ का सटीक जवाब था, आप इन सबों में मत पड़िए समधी जी, सुमेधा और अंश हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अनीस के जाने के बाद वह अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रही थी वह सबको दिख रहा था। अंश आज पीयूष को मारा, यह देखकर पीयूष का पिता यानी सुमेधा का देवर अंश को बहुत मारा। सामने उसके दादा दादी देख रहे थे। ऐसा नहीं था कि सारी की सारी गलती अंश की ही थी, लेकिन अंश के तरफ से किसी ने कुछ नहीं कहा। अपने चाचा के गुस्से का शिकार अंश हुआ। अंश को काफ़ी चोट आया था। यह देखकर सुमेधा का सब्र का बांध टूट गया और वह अपने देवर का हाथ पकड़ ली और जली कुटी सुनाने लगी। बहस बढ़ते बढ़ते घर युद्ध का मैदान बन गया और सुमेधा की सास तो इसी फिराक में थी कि कब मौका हाथ लगे और माँ बेटा को घर से निकालें। सुमेधा के पिताजी को फ़ोन करके बुलाया गया, अपनी बेटी और नाती को ले जाइए, हम लोग अब इन लोगों का भरण पोषण नहीं करेंगे। सुमेधा के सामने यह शर्त रखा गया कि सुमेधा अपने देवर से माफ़ी मांगे या घर छोड़कर चले जाए। उसके पिताजी उसको समझाते हुए बोले, बेटा घर की बात है, घर में ही रहे, यही ठीक है, माफ़ी मांग लो और बात को रफा दफा करो। परंतु अब की बार सुमेधा अड़ गई। पापा आपको अपने साथ ले चलना है तो ठीक, वरना हम कहीं और चले जाएंगे, लेकिन अब इस घर में रहकर अपने बेटे का भविष्य नहीं बिगाड़ सकती। उसके पिताजी सुमेधा और अंश को लेकर अपने घर आ गए, परंतु सुमेधा का किस्मत अभी भी उसके साथ नहीं दे रहा था। आते ही उसके कानों में भाई और भाभी की तीखी नोक झोंक की आवाज़ आई। भाई बोल रहा था कि क्या करें, आखिर बहन है, ऐसे ही रास्ते पर तो छोड़ नहीं सकते हैं ना, समाज क्या कहेगा। रात का खाना खाकर सुमेधा अंश के साथ अपने कमरे में आ गई। विवाह से पहले सुमेधा का कमरा यही था। अंश तो थोड़ी देर में सो गया, पर सुमेधा की आंख से नींद कोसों दूर थी। सुमेधा सोच रही थी कि आवेश में आकर चले तो आए, लेकिन अब क्या। पहला दिन ही उसके वजह से उसके भाई और भाभी के बीच नोक झोंक शुरू हो गई।
सुमेधा सोच रही थी कुछ तो करना पड़ेगा अगर अंश के भविष्य को सुधारना है तो। सुमेधा के आने से उसकी भाभी अब देर तक सोने लगी थी, अपने सहेलियों से देर तक गप्पे मारने लगी थी, शाम को भाई के साथ टहलने निकल जाती थी। इधर घर की सारी जिम्मेदारी खाना बनाना से लेकर झाड़ू पोछा तक सुमेधा पर आ पड़ी। अर्थात यह कह सकते हैं कि सुमेधा की हालत वही हो गई जो उसके ससुराल में था। अंश की भी स्थिति वही था। उसका स्थान उसके माता पिता के नज़रों में अपने पोते पोतियों के बाद ही आता था। सुमेधा की सहेली बहुत दिनों बाद अपने मायके आई हुई थी। उससे मिलने सुमेधा दोपहर तक का घर का सारा काम समाप्त कर निकली। काफ़ी दिनों बाद अपनी सहेली से मिल रही थी। एक दूसरे का सुख दुख सुनते कब शाम हो गया सुमेधा को पता ही नहीं चला। अनीस के जाने के बाद पहली बार सुमेधा सुकून से दिन गुजारी थी। घर पहुंचते ही दरवाजे पर ही उसका पांव ठिठक गया। उसकी भाभी अंश पर बरस रही थी, क्योंकि अंश से हॉल में रखा फ्लावर वास गिरकर टूट गया था। उसकी भाभी अपने सास से कह रही थी, दीदी आई, चलो ठीक है, वह हमारे घर की बेटी है, पर इसे क्यों लेकर आई? आखिर तो यह उसी घर का बेटा। देखिए जवान कितना चलता है इसका, बिल्कुल अपनी दादी पर गया है। खानदान का असर कभी जाता है। और उसकी माँ भी अपनी बहू के बातों में हाँ मिला रही थी। सुमेधा के आने की आहट सुन उसकी भाभी चुप हो गई, क्योंकि सुमेधा के आने के बाद उसे घर के कामों से आराम जो मिल गया था। सुमेधा भी कुछ नहीं बोली, अंश को लेकर कमरे में आ गई। कमरे में अंश ने अपनी माँ को बताया कि मामी मुझे डांट रही थी। सुमेधा अंश को हिदायत देते हुए बोली, अपने कमरे में ही खेला कर। अंश कुछ पढ़ने लिखने देकर किचन में आ गई। सुमेधा रात का खाना समाप्त करके कमरे में सोने आई तो अंश सो चुका था। उसके माथे को सहलाते हुए सोच रही थी कि मैं जैसे वहाँ थी वैसे यहाँ, पर एक उम्मीद था कि यहाँ अंश को कोई तकलीफ़ नहीं होगा। लेकिन यह सोचना गलत था। अनीस का एक प्रिय मित्र था, रोशन। रोशन की पत्नी सुनैना को अपना भाई नहीं था, इसलिए सुनैना अनीस को अपना भाई मानती थी और हर साल अनीस को राखी बांधती थी। रोशन से कहती थी कि आपका दोस्त है पर मेरा भाई है, और इस रिश्ते से अनीस कभी भी सुनैना को भाभी नहीं बुलाता था, दीदी ही कहा करता था। रोशन का ट्रांसफ़र कोलकाता हो गया था, इसलिए रोशन परिवार सहित कोलकाता में बस गया था। मिलना तो नहीं हो पाता था, परंतु हर साल सुनैना अनीस को राखी ज़रूर भेजती थी। रोशन और सुनैना का जब भी अनीस से बातें होती थी तो सुमेधा भी अक्सर उन लोगों से बातें करती थी। लेकिन अनीस के जाने के बाद से बातचीत बंद हो गया था, क्योंकि अनीस की माँ को रोशन और सुनैना का सुमेधा से बात करना पसंद नहीं था। घर की शांति बनाए रखने के लिए सुमेधा उन लोगों से बात करना बंद कर दी थी। परंतु आज सालों बाद अंश के भविष्य के बारे में सोच सुमेधा अपनी डायरी से रोशन का नंबर निकाल कर उसे फ़ोन की। दूसरी ओर से रोशन का आवाज़ आया, हेलो। सुमेधा बोली, रोशन भाई साहब। रोशन बोला, जी बोलिए। सुमेधा बोली, जी मैं सुमेधा, अनीस की पत्नी, पहचाना? रोशन अपनी पत्नी को आवाज़ दिया, सुनैना देखो भाभी का फ़ोन है। सुनैना दौड़ी हुई आई और रोशन से मोबाइल लेकर बोली, भाभी आप कैसी हैं? और अंश? इतनी आत्मीयता भरा शब्द काफ़ी सालों बाद उसके कानों को सुनने मिल रहा था। अनीस के जाने के बाद से तो सिर्फ कर्कश आवाज़ ही उसके कानों में आ रहा था। सुनैना को सारी बातें सुमेधा बताई। यह सुनकर रोशन और सुनैना की आंखों से आंसू झड़ रहे थे। दूसरे ही दिन रोशन और सुनैना सुमेधा के मायके आए। सभी से मिलना जुलना हुआ। सुमेधा के माता पिताजी से इजाज़त लेकर कि कुछ दिनों तक हमारे साथ जाने दीजिए, सुमेधा और अंश का मन बहल जाएगा। सुमेधा के पिताजी सारी वास्तु स्थिति को समझ रहे थे, इसलिए मना नहीं किए। सुमेधा और अंश को लेकर रोशन और सुनैना अपने घर कोलकाता आ गए। सुमेधा और अंश को वहाँ मान सम्मान और प्यार मिला, जो अनीस के जाने के बाद न तो ससुराल में मिला और न ही मायके में। कुछ दिन गुजारने के बाद एक दिन सुमेधा रोशन और सुनैना से बोली, भाई साहब मैं कुछ करना चाहती हूँ।
मैं जानती हूँ कि आप लोग हमेशा मेरा साथ देंगे, इसलिए हिम्मत कर रही हूँ। सुनैना बोली, भाभी आप ही बताइए कि आप क्या करना चाहती हैं, आप क्या कर सकती हैं। सुमेधा बोली, मैं कुछ भी कर लूँगी। तभी रोशन बोला, भाभी आप खाना बहुत बढ़िया बनाती हैं। अक्सर हम सारे मित्र चोरी से अनीस का टिफ़िन खा जाते थे और उसके टिफ़िन में अपना टिफ़िन भर देते थे। जब वह टिफ़िन खोलता था तो मुस्कुराते हुए बोलता था, तो फिर आप लोगों ने मेरा टिफ़िन खा लिया। और हम लोग हंसते हुए बोलते थे, भाभी खाना ही इतना लजीज बनाती है कि हम लोग टिफ़िन खाने को मजबूर हो जाते हैं। क्यों ना भाभी आप टिफ़िन सर्विस का काम कर लें। यहाँ बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं, उनका परिवार किसी न किसी वजह से दूर रहता है। उन लोगों को घर का खाना मिल जाएगा और आपको काम। दूसरे दिन रोशन और सुनैना अपने अपने ऑफिस में जो अपने परिवार से दूर रहते थे, उनको जो खाना होटल जाकर खाते थे उससे बातें की सुमेधा के बारे में। उनमें से एक दो लोग अनीस को भी जानते थे। सभी सुमेधा के टिफ़िन का खाना लेना शुरू कर दिया। उन लोगों ने सुमेधा के हाथों का बना स्वादिष्ट पौष्टिक खाना खाने के बाद अपने जानकारों को भी सुमेधा के टिफ़िन सर्विस के बारे में बताया। धीरे धीरे सुमेधा का घर का खाना टिफ़िन सर्विस का बिजनेस चल पड़ा। सुमेधा का आत्मविश्वास पुनः लौटने लगा। आत्मविश्वास से भरी आज सुमेधा अंश का हाथ पकड़े कोलकाता के प्रतिष्ठित निधि विद्यालय के गेट पर खड़ी थी। अंश स्कूल को देखते ही खुशी से उछल पड़ा, माँ मैं इतना बड़ा स्कूल में पढ़ूँगा। सुमेधा उसकी ओर देखते हुए बोली, हाँ बेटा आज से तुम यहीं पढ़ोगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।